गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीजर्स डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट में फिब्राइल कन्वर्जन्स के बारे में बताएंगे। फिब्राइल कन्वर्जन्स को फिब्राइल सीजर्स करके भी जानते हैं। हम सब ने इसके बारे में सुना हुआ है। शायद हर किसी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा रिश्तेदार या दोस्त होता है जिसके बच्चे को बुखार में झटके आते हैं। इसे कई पे अकड़ी या फिर चमकी के नाम से भी समझते हैं। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि फेब्राइल कन्वर्जन्स या फिब्राइल सीजर्स ये मिर्गी की बीमारी नहीं है, ये एपिलेप्सी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बुखार में ब्रेन थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कन्वर्जन्स थ्रू करता है। जैसे कि बाकी कन्वर्जन्स होते हैं, ये कन्वर्जन्स में भी बच्चे को झटके आते हैं, लेकिन वो फीवर से रिलेटेड रहते हैं और कुछ दिनों के बाद में ये सेटल हो जाते हैं। अब ये इसके अगर हम देखेंगे तो जनरल हिस्ट्री क्या रहती है कि बच्चा यूजुअली 6 महीने से लेके 6 साल का रहता है। उसको बुखार आने के बाद में जो रिलेटिव टिपिकली बताएंगे कि साहब एकदम अच्छा था, एकदम से बुखार चढ़ गया और एकदम से 102 103 हो गया और उसके बाद में बच्चे को हाथ पैर उसने टाइट कर लिए, आंखें घुमा दी थी, थोड़ी देर के लिए वैसा हुआ और फिर उसके बाद में एकदम से ठीक हो गया, रोने लगा। तो इसमें हमको क्या समझना है कि एज मैटर करता है। एज है 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स, लेकिन जो मैक्सिमम इंसिडेंसेस आप देखोगे वो 1 से 1.5 साल के बीच में रहते हैं और यूजुअली 90% केसेस आप देखोगे कि 3 साल के पहले वो शुरुआत उसकी हो जाती है। इसमें अगर हम देखें तो ये बच्चे को फीवर की हिस्ट्री रहेगी। फीवर आने के कारण कुछ भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरल इन्फेक्शन रहता है, लेकिन कभी कभी हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज़ के साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर डायरिया, इस तरह के होते हैं। कभी कभी वैक्सीन के साथ भी फेब्राइल कन्वर्जन्स आते हैं। खास करके जो हम जानते हैं कि जो डीपीटी हम देते हैं उसके बाद में बुखार आता है बच्चे को, और वो बुखार काफ़ी तेज़ होता है और इसके कारण से बहुत बार बच्चे को बुखार के साथ में वैक्सीन के बाद में झटके आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को टेंडेंसी है फीवर में कन्वर्जन्स थ्रो करने की। अब झटके आने के बहुत सारे कारण हैं। क्यों आते हैं बुखार में झटके? सबको क्यों नहीं आते? जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में हम देखते हैं कि एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, जिसमें हम इंटरल्यूकिन, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और ऐसे बहुत सारे ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो बॉडी में रिलीज़ होते हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो वो ब्रेन के जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं उसको एक्साइट कर देते हैं, जिसके कारण से कन्वर्जन्स आते हैं। अभी और भी इसके साथ में बहुत सारे थेरीज है। उनका ऐसा बोलना है कि जब भी ब्रेन में जब भी फीवर आता है तो वो कन्वर्जन्स को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब जो बोलते हैं कि कैटालिस्टिक एक्शन फीवर की रहती है कन्वर्जन्स आने में। दूसरा, कुछ थेरी में बोला है कि CO2 का लेवल जब भी बुखार आता है तो बच्चा थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग करता है और उसके कारण से CO2 के लेवल एडजस्ट होने के कारण से बच्चे का कम ज़्यादा होने के कारण से ये होता है। और बहुत से इसमें ये बोला गया है कि वो सोडियम चैनल्स बॉडी में जो होते हैं वो किसी किसी में अलग होते हैं और फीवर के साथ में सोडियम चैनल के थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से कन्वर्जन्स आते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है कि ये कन्वर्जन्स फीवर में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फीवर होने के कारण कर रहे, लेकिन फीवर डेफिनेटली फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन्स आने के लिए। अब यूजुअली जो झटके आते हैं वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होते हैं। अब जनरलाइज टोनिक क्लोनिक क्या है ये हमने टाइप्स ऑफ सीजर में समझा था, जिसमें बच्चे आंखें ऊपर कर लेते हैं, ऐसे 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 चलता है, गर्दन एक तरफ हो जाती है और उसमें उनका ब्रीदिंग थोड़ा सा इरेगुलर होता है। यूजुअली ये 1 या 2 मिनट ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। और अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा है तो हमको दूसरे डायग्नोसिस कंसिडर करने पड़ते हैं। क्या है वो हम आगे में समझेंगे, लेकिन यूजुअली 1 से 2 मिनट में झटके रुक जाते हैं। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा रोने लगता है, माँ बाप को पहचान लेता है और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा थका हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं है और बाकी सारी चीज़ें बाद में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब झटके चलते रहते तो वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, क्योंकि अगर वो पहला झटका है, खास करके अगर उनको नहीं मालूम ऐसा कुछ होता है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसे कुछ हो ना जाए। तो इसलिए इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो यूजुअली जो फेब्राइल कन्वर्जन्स होते हैं वो 1 मिनट के लिए रुकेंगे, बाद में बच्चा ठीक हो जाएगा। जब तक आप दवाखाना पहुँचोगे तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि हाँ अभी सब ठीक है करके। लेकिन
इसमें ये चीज़ समझना है कि दो तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने में आती है। यहाँ पे फीवर शुरू हो गया, फीवर बहुत तेज़ी से बढ़ गया और उसके बाद में झटके आ गए, ये नॉर्मल फेब्राइल कन्वर्जेंस का है। अगर कोई भी कन्वर्जेंस आते हैं क्योंकि वो विगरसली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए ये हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि पहले बुखार आया और झटके आए कि झटके आने के बाद बुखार आया, ये हिस्ट्री नोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो झटके आते हैं ये दोनों तरफ आते हैं, ये एक तरफ नहीं आता। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फेब्राइल कन्वर्जेंस के दो टाइप उन्होंने किए हुए। अब क्यों ज़रूरी है दो टाइप करना वो भी सब्सिक्वेंटली समझेंगे। तो जब भी फेब्राइल कन्वर्जेंस आते हैं, यदि वो 1 साल के नीचे आ रहे हैं या फिर जब आ रहे हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं, तीसरा वो जनरलाइज ना आते हुए केवल एक ही साइड में आ रहे हैं, तो उसको हम अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स बोलेंगे। अटिपिकल किसी कोई उसे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स भी बोलते हैं। और एक फाइंडिंग होता है कि झटके आके चले गए लेकिन एक साइड में थोड़ा सा बच्चा वीकनेस फील कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स करेंगे अटिपिकल के लिए। अगर इसके साथ में अगर फैमिली हिस्ट्री है कि हाँ इसके पापा को भी आती थी, इसके कज़न्स को भी ऐसे बुखार में झटके आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कम ही बुखार था, एकदम ऐसा 100 के करीब अभी पहुंचने ही वाला था, उसके पहले ही झटके आ गए, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि अटिपिकल पैटर्न में जा रहा है। अटिपिकल का इंपॉर्टेंस ये है कि ऐसे बच्चे को बाद में जाके एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है और उनमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि बच्चे को फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में फॉलोअप करना, उसका ईईजी करा लेना, एमआरआई करा लेना, और कभी कभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कंटिन्यूसली देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और टिपिकल फेब्राइल सीजर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइप लाइफ में बच्चे को एक ही बार कन्वर्जेंस आते हैं और बाद में वो बताते हैं कि कभी आया भी नहीं, या एट द मोस्ट 2 या 3 बार आते हैं। हर बार बुखार में बच्चे को देखेंगे तो वो झटके आते हैं और बाद में बच्चा ठीक हो जाता है। पहली बार जब ऐसा होता है तब लेकिन चीज़ें डरावनी होती है और इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि ये किस तरह के सीजर्स हैं, क्योंकि पहली बार अगर कन्वर्जेंस आया है तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन बताएंगे, उसका सारा इवैल्यूएशन करेंगे, अदर कॉजेज रूल आउट करेंगे, है ना। उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, जो मेनिंजाइटिस बोलते हैं ब्रेन में बुखार चला गया वो तो नहीं है, या फिर एन्सेफेलाइटिस तो नहीं है, या फिर सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है प्रॉपर, जिसको हम फीवर ट्रिगर्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर इसलिए इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है कि हमने बाकी चीज़ें रूल आउट कर ली, बाबा अभी कुछ इसको और कुछ नहीं है, फेब्राइल सीजर ही है। अगर ऐसा बच्चा नेक्स्ट टाइम कन्वर्जेंस थ्रो करते हैं तो वो उसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ बुखार के साथ का झटका है, थोड़ी देर रुक जाओ, घंटा 2 घंटा हम देख लेते हैं, सब ठीक रहा तो आप घर भी जा सकते। तो इसका फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट अप्रोच भी चेंज होता है। टिपिकल का अलग है, अटिपिकल का अलग है। लेकिन ये हमको समझना है कि अटिपिकल के फीचर्स क्या है। यदि 1 साल के नीचे कन्वर्जेंस आ रहे हैं, यदि कन्वर्जेंस एक साइड में आ रहे हैं, यदि 15 मिनट से ज़्यादा आ रहे हैं, यदि पोस्ट कन्वर्जेंस के बाद में एक साइड में कहीं पे उसको वीकनेस दिख रहा है या बच्चा ज़्यादा देर के लिए ड्राउजी रहता है, फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की कि इसके पर्टिकुलर मेंबर को कन्वर्जेंस आते थे, तो ये इसको हम अटिपिकल में कंसीडर करेंगे और इसमें इवैल्यूएशन लगेगा। अब अगर आपके सामने कन्वर्जेंस आ रहे हैं, है ना, और आप पेरेंट हैं, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, हमको ये समझना है कि ये कन्वर्जेंस बुखार के है और इसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बच्चे को एक करवट पे कर लो। एक करवट में क्यों करना है? क्योंकि बहुत बार मुंह में झाग आता है या फिर बच्चा उल्टी कर देता है, वो अगर सीने में चला जाए तो फिर एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, इसलिए वो ना हो, इसलिए बच्चे को एक करवट पे कर दो, जिसके कारण से जो भी उसके मुंह से झाग आ रहा है वो हम निकल जाए, वो उसके छाती में ना जाए। कभी कभी झटके ऐसे ऐसे आते रहते तो वो ग्राउंड को हिट करता है, जिसके कारण से इंजरी हो सकता है, तो उसके नीचे एक सॉफ्ट पिलो या फिर कोई भी ऐसी नरम चीज़ दे सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। बहुत बार बच्चा दांत टाइटली फिट कर देता है, उसके मुंह में हाथ नहीं डालना है, या फिर बहुत से लोग कपड़ा ठूस देते हैं मुंह में, वैसा नहीं करना है ना। और जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 मिनट के लिए रहता है, 1 मिनट के लिए उसको वेट करना है कि वो अपने आप रुक जाए। बहुत बार लोग उसकी कन्वर्जेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, अगर वो इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आपने उसको रोकने की ज़रूरत की तो उसको जो मसल्स है उसमें इंजरी हो सकती है। कुछ लोग जूता सूंघाते हैं, कुछ लोग
मुंह में पानी डालेंगे, पानी नहीं डालना है क्योंकि बच्चा होश में नहीं है, आप मुंह में पानी डालोगे वो एस्पिरेट कर लेगा। उसको तेल नहीं मलना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। जस्ट वेट कीजिए और टाइमिंग नोट कीजिए। अब सब लोग बोलेंगे यार कि एक तो बच्चा कन्वर्जेंस कर रहा है, आप टाइमिंग देखने के लिए बोल रहे हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसा हमने समझा था कि यदि 15 मिनट से ज़्यादा कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अटिपिकल सीजर्स है और ऐसे कंडीशन में हमारा मैनेजमेंट चेंज होता है। तो अगर कन्वर्जेंस शुरू होते हैं तो टाइम नोट करो, देखो कि कितनी देर के लिए कन्वर्जेंस चले थे। जब कन्वर्जेंस चलते रहते तो एक एक मिनट भी ऐसा लगता है कि 15 मिनट हो गए। इसके अलावा अगर 5 मिनट से ज़्यादा कन्वर्जेंस है तो ऐसे बच्चे को हॉस्पिटलाइज कर लेना ज़रूरी रहता। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के फिर से कन्वर्जेंस आने के चांसेस रहते हैं। अभी टिपिकल फेब्राइल सीजर्स का और एक फीचर्स रह गया कि ये 24 घंटे में एक ही बार आता है ना। लेकिन अटिपिकल जो कन्वर्जेंस रहते हैं वो दिन में कई बार आते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करने? इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए हमको मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जेंस है, नोन केस है कि पहले भी इसको आ चुके हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते। हमको फीवर को समझना है। फिर ये फीवर के लिए बाबा कोई बड़ा इन्फेक्शन तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, या फिर अंडरलाइन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। उससे रिलेटेड हमको हिस्ट्री पूछना है और उसके रिलेटेड हमको उसका इन्वेस्टिगेशंस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना फेब्राइल कन्वर्जन वायरल के साथ में रहते हैं, जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती। 2 दिन में फीवर वैसे ही सबसाइड हो जाता है और हमको मैनेज करना है। अब जैसा मैंने बताया था कि किसी भी फीवर के साथ में कन्वर्जेंस आ सकते हैं, तो मैनेजमेंट वाइज पॉइंट ऑफ व्यू हम समझेंगे कि सारे उसको फीवर के इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे। अगर नोन केस ऑफ फेब्राइल सीजर्स है, पहली बार अगर एडमिट हुआ है, पहली बार अगर फेब्राइल सीजर्स आया है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे पहले देखते थे। उसका सोडियम देख लेते, कैल्शियम देख लेते, मैग्नीशियम देख लेते, क्योंकि इसके उतार चढ़ाव के कारण कन्वर्जेंस आते हैं, खास करके कैल्शियम। तो ये चीज़ें हमने एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए। सबका ईजी करते क्या नहीं, सबका एमआरआई करते क्या नहीं, लेकिन अगर अटिपिकल फीचर्स हैं तो ऐसे कंडीशन में हम एमआरआई और ईईजी को प्लान कर सकते हैं। वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट गाइड करेंगे कब करना है। इसके बाद में एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलेंगे लंबा पंक्चर, जो पीठ के पानी से हम थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। ये कब ज़रूरी है? जब भी हम मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हैं। आपने एग्जामिन किया, आपको लगा कि मेनिंजाइटिस के साइंस है, या फिर बच्चा थोड़ा ड्राउजी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, पोस्ट इक्टल फेज काफ़ी लंबा खींच गया है और 4-5 दिन से बुखार चल रहा है, आपके WBC काउंट या फिर आपके CRP बढ़े हुए हैं, या फिर कभी भी आपको डाउट है कि नहीं यार ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमको लगता है कि एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस के है, उस कंडीशन में तो आपने LP करा ही लेना है। अब मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि घर में कैसा मैनेज करना है, वो हमने समझ लिया। बहुत बार जब नोन केस ऑफ फेब्राइल कन्वर्जेंस है, हमको मालूम है कि इसको बुखार में झटके आते हैं, तो हम एक नेज़ल स्प्रे उनके साथ में दे देते हैं। तो नेज़ल स्प्रे क्या करता है? उसका डोज पहले से डिटरमाइन किया हुआ रहता है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि इतना ml लेने का, और वो उसके नाक में डाल देने का। तो बच्चे को लेटा हुआ है, उसका सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और फिर उसके नाक में हमने वो जेट छोड़ दिया। वो जेट के जैसा जनरेट करता है, वो उसके आगे एक जेट जनरेट करने वाला डिवाइस होता है, उसको आप सिरिंज के ऊपर फिट कर दो, अप्रोप्रिएट डोज लेके और पुश करो। तो नाक के अंदर आधा इधर में आधा इधर में, ऐसा जो डोज कैलकुलेटेड है, आधा डोज इधर आधा डोज इधर करके आप डाल सकते हो। तो अब ये नाक में डालने से कैसे काम करेगा? तो नाक के अंदर जो म्यूकोजा होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और जैसे ही आप देते हो वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब कर लेता है और ये डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। ठीक है। दूसरा एक होता है कि जो टिथ और जो चिक है उसके बीच में एक बक्कल म्यूकोजा होता है, दांत और गाल के अंदरूनी हिस्से के बीच में, वहाँ पे भी आप उसको सिरिंज से डाल सकते हो। वो एक जेल के जैसा होता है, वो आप डाल सकते हो। उसका भी डोज प्री डिटरमाइंड रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो दवा आप दे रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यूजुअली ये 0.2 mg पर kg के हिसाब से ये कैलकुलेट करके हम लोग पेरेंट्स को बता देते हैं कि एक झटका है तो ऐसा ऐसा करना करके। अब वो जेल का क्या फ़ायदा है कि आप सिटिंग पोजीशन में भी दे सकते हैं, लेकिन इंट्रानेजल देने के लिए यूजुअली आपको सर थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ऐसा पीछे की ओर, और जिसमें आप उसको डाल सकें। ये डालने के बाद यूजुअली ये कन्वर्जन सेटल हो जाते हैं। अब ये अगर हम देखेंगे, अगर आपके कैजुअलिटी में भी बच्चा आया है तो भी तुरंत आप उसको अबॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्वर्जेंस कर रहा है, तो उसको पकड़ के IV लाइन एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में या तो आप इंट्रानेजल दे सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, या फिर डायज़ेपम रेक्टल के फॉर्म में आता है, तो छोटे बच्चों में वो रेक्टली भी वो आप डायज़ेपम डाल सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर ज़्यादा देर तक के रहता है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया, कन्वर्जेंस नहीं रुक रहे हैं,
तो आपके पास में फिर कैनुला डाल के आपको उसको कन्वर्जेंस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए जो अपनी यूजुअली मेडिसिन रहते हैं वो है मिडाजोलम, लोराज़ेपाम। ये एक्यूटली एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ हैं जो तुरंत असर करती है और कन्वर्जेंस को कंट्रोल करती है। तो ये हम समझेंगे। अब जब कन्वर्जेंस का पूरा डिटेल में मैनेजमेंट समझेंगे तो उसको अलग अलग लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको ये समझना है कि अगर कन्वर्जेंस आ रहे हैं आपके ओपीडी में, आपके कैजुअलिटी में, तो आप उसको आईवी मिडाजोलम से कंट्रोल कर सकते हैं, आईवी लोराज़ेपाम से कंट्रोल कर सकते हैं। डोज है 0.1 mg पर kg के हिसाब से। तो जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। इमरजेंसी ड्रग्स के एंटी कन्वल्सेंट जो चैप्टर था उसमें हमने ये इसको डिटेल में कवर किया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया इमीडिएट मैनेजमेंट। उसके बाद में बच्चा रिकवर हो गया, सब हो गया, इन्वेस्टिगेशन कर लिए या फिर हमने डिसीजन ले लिया कि बाबा फिब्राइल कन्वर्जन ही है, इसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है प्रोफिलैक्सिस। अब जो बच्चे को एक ही बार फीवर के साथ में कन्वर्जेंस आए, यूजुअली उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। उसको बोलते कि इसको बुखार आने के बाद तुरंत पैरासीटामोल दो, और अगर फिर भी कम नहीं होता तो उसको अच्छे से स्पंज करके पोंछ के निकालो। लेकिन अगर समझो 1-2 बार आ गया कन्वर्जेंस और फैमिली हिस्ट्री भी है कि इसके पापा को भी बचपन में बुखार में झटके आते थे, तो यूजुअली हम ये इंट्रानेजल स्प्रे दे देते हैं और साथ में क्लोबाजाम नाम की एक टैबलेट देते हैं। अब इसके सायरप भी आ गए, तो ये डोज कैलकुलेट पहले से करके बताएंगे कि बुखार आ गया तो आप 3 दिन के लिए दे दिया करो। 3 दिन के लिए आप उसको ये फ्रीजियम की दवा दे देना ताकि उसको कन्वर्जेंस आए ही नहीं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखोगे कि ये क्लोबाजाम की दवा फिब्राइल कन्वर्जेंस के लिए फीवर प्रोफिलैक्सिस करके देते। पैरासीटामोल तो देना है, लेकिन अगर समझो बुखार आया, वायरल आया, हाई ग्रेड है, तो उसको बाबा 3 दिन के लिए क्लोबाजाम दे दो ताकि बच्चे को झटके ही नहीं। ये कब तक करना है? इसको हमको करना है 6 साल की उम्र तक के। 6 साल का बच्चा हो गया तो इसको बंद कर देना। अभी जो अटिपिकल फीचर्स है या फिर किसी बच्चे को बार बार बुखार में झटके आ रहे हैं कि महीने में यार 4 बार हो गया इसको बुखार आ जाता है और बुखार में झटके आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में या फिर बोलते हैं कि बहुत यार बुखार नहीं के जैसा भी था तो भी झटके आ गए, या फिर 15 मिनट से ज़्यादा रहता है, हम देख रहे हैं कि बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, उसको एडमिशन लग रहे हैं, या फिर थोड़ा सा उसका जो डेवलपमेंटल डिले टाइप के भी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को रेगुलर एंटी कन्वल्सेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब रोज़ कन्वल्जेंस के लिए दवाई देनी है, बच्चे को बुखार है या नहीं है फिर भी। तो ये अप्रोच आपका फिब्राइल कन्वल्जेंस के लिए रह सकता है। अब इसमें एक चीज़ हमको समझनी है कि फिब्राइल कन्वल्जेंस के कारण बाद में बच्चे को एपिलेप्सी होने के चांसेस एकदम माइन्यूटली बड़े होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। लेकिन अगर अटिपिकल फीचर्स है तो सब्सिक्वेंटली उसको एपिलेप्सी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अटिपिकल फीचर्स अगर आते हैं तो हमको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में फॉलोअप करना है।